तो भारत में जाति व्यवस्था की संरचना कैसी है एंड पदानुक्रम पर चर्चा करते हैं। पदानुक्रम का मतलब होता है हायरार्की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। ठीक है, इसको पदानुक्रम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं, सबसे ऊपर हम एजुकेशन मिनिस्टर को रखेंगे, उसी के साथ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आएगा, फिर उसके बाद उसकी निचली संस्था आएगी, फिर कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल के अंडर जो लोग आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, क्लर्क आएंगे, पीएन्स आएंगे। तो इसी को क्या बोला जाएगा कि सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है। इसको हायरार्की बोलते हैं। तो वर्टिकल हायरार्की किसको बोलेंगे, ऐसे एक लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे। आपके पास मोबाइल है, जब मैं बोलता हूँ कि वर्टिकल फॉर्म में आप अपने मोबाइल को पकड़ के फोटो खींचिए तो आपका मोबाइल ऐसे होगा, और जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो आपका मोबाइल ऐसे करके आप फोटो खींचेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हैं ना, वर्टिकल का मतलब एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब। तो वर्टिकल का मतलब यहाँ पर है, सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण, उसके बाद कौन है, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, शूद्र, और उसके भी बाहर जो रखा गया है जिसको शामिल ही नहीं किया जाता चार वर्णों में जब बात करी जाती थी, जो गांव के बाहर की संरचना, जिसको आप अछूत बोलते हैं। ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था की संरचना और पदानुक्रम पर चर्चा करता है। पदानुक्रम का मतलब क्या हुआ कि पद के अनुसार क्रम बना है, कि सबसे ऊपर कौन है, हायरार्की इसको बोलते हैं। सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। तो मुख्य रूप से इसमें दो बातें होती हैं, वर्ण और जाति की। अच्छा, वर्ण के बारे में मैंने बताया था, वर्ण को हम समझते हैं रंग के आधार पर। वर्ण का मतलब होता है रंग। मुख्य रूप से जब मैंने बोला कि वैदिक इरा में वर्ण शब्द प्रयोग किया जा रहा, तो इसका मतलब ये था कि जो चार ये वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपने व्यवसायों को चेंज कर सकते थे। यानी कि एक शूद्र वैश्य हो सकता था, ब्राह्मण हो सकता था, अपनी स्किल के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर। आपने पढ़ा है ना वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। तो उसके बाद वैदिक काल आता है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण ये भी कहा जाता है कि आर्य आए बाहर से, और आर्यों के द्वारा अटैक किया गया, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रह रहे थे उनको खदेड़ दिया गया वहां से। वो गंगा के रीजन की तरफ चले जाते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाऊं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और कहा जाता है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 1000 साल तक या 1500 साल तक ये सभ्यता रहती है। 2000 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता रहती। ईस्वी पूर्व का मतलब तो समझते हो ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो। ईस्वी पूर्व का मतलब समझते हो, बिफोर कॉमन ईरा, बीसी जिसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। एडी होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, जिसको ईस्वी बोलते। तो यहाँ पर एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। यहाँ से एक नदी जाती है, ये पाकिस्तान है ना, यहाँ से एक नदी जाती है सिंधु, और ये सिंधु नदी कहाँ से शुरू होती है, ये इस वाले एरिया से शुरू होती है, अपना तिब्बत वाले रीजन से शुरू होती है और यहाँ से जाती है। इसके बाद इसको बहुत सारी नदियां आगे जाकर ज्वाइन करती है। जैसे कश्मीर में आप पाएंगे तो कौन कौन सी नदियां इसको ज्वाइन करती है, झेलम इसको ज्वाइन करती है, एंड एक हिमाचल से निकलती है जिसको आप चिनाब कहते हैं, चिनाब इसको ज्वाइन करती है। हिमाचल की 3 नदियां और इसको ज्वाइन करती हैं, जिसको आप रावी कहते हैं, ब्यास कहते हैं, सतलुज कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की नदियां इसको ज्वाइन करती। तो ये जो नदी है फिर इसके साथ मिलने के बाद, सिंधु रिवर के साथ मिलने के बाद ये यहाँ पे चली जाती है। इस नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी उसी को क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप सोचिए कि उस वक्त, आज तो नलके से पानी आ जाता है, तो पानी तो इसेंशियल चीज है ना इंसान के लिए। अगर आपको खाना बनाना है तो पानी चाहिए, कुछ भी काम करना है लगभग तो पानी चाहिए। आज अगर आपके जीवन से पानी हटा दिया जाए तो क्या होगा। हम ऑक्सीजन की तो बात करते हैं कि ऑक्सीजन के बिना शायद हम कुछ मिनट्स के अंदर ही हमारी डेथ हो जाएगी, परंतु पानी के बगैर मिनट्स के अंदर नहीं तो कुछ दिनों के अंदर तो डेथ हमारी हो ही जाएगी। तो पानी बहुत इसेंशियल है इंसान के लिए। तो उस समय ऐसे कोई साधन नहीं थे, तो जो भी सभ्यताएं आप इतिहास की देखेंगे तो नदी के किनारे किसी न किसी बसे होंगे। आज के टाइम में भी यदि आप गांव के अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पुराने जो गांव हैं वहाँ नदी नालों के किनारे बसे हैं। क्यों बसे हैं, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी उसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक थ्योरी आती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एकदम से हो गया है ना, जब इसकी खोज करी गई आरबी दयाराम साहनी के द्वारा। तो बाद में ये पता लगाया गया कि भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता थी जो लगभग 5000 साल पुरानी। अब इसका जब पता लगाया गया तो ये भी खोज करना शुरू कर दी गई कि इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे होंगे। तो फिर एक रीजन ये बताया कि कुछ आर्यंस आते हैं इंडिया में, आर्यंस किसी रीजन से आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आके अटैक कर देते हैं, जो अपने साथ आर्यन संस्कृति भी लेके आए।
जिसको आप वैदिक संस्कृति कहते हैं। वेद लेके आए, ऋग्वेद लेके आए, संस्कृत भाषा लेकर आए, क्योंकि इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की भाषा थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी एंड स्टिल आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया है। उसका पता नहीं चला है कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। उनकी हमें लिपि तो मिलती है परंतु उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया गया कि जैसे आर्यन आए तो वो अपने साथ घोड़े भी लेकर आए। क्या लेके आए? घोड़े लेकर आए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास घोड़े नहीं थे। और एक और चीज थी लोहा, आर्यन अपने साथ लोहा भी लेकर आए। तो यहाँ पर जो आर्यन रेस थी, ऐसा माना जाता है कि दैट वाज सुपीरियर रेस, काफी पावरफुल रेस थी। तो इसके कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया और वो इन वाले एरियाज में भाग जाते, ठीक है, गंगा के या फिर कहीं देश के दूसरे हिस्सों में भाग जाते हैं। अब ये जो आर्यन आए थे इनके द्वारा वैदिक संस्कृति लाई गई थी और वैदिक संस्कृति में शुरू में, क्योंकि ये जो आर्यन थे ये ट्राइब की तरह रह रहे थे। ट्राइब का मतलब समझते हैं, कबीलों की तरह रह रहे थे। कबीलों का मतलब ये है कि इनका जीवन एक जगह से दूसरे जगह में जाने में ही लगा हुआ था। परंतु जब ये इस वाले एरिया में आ गए तो उनको एक फर्टाइल लैंड मिली, उनको एक प्रॉपर नदी मिली जहाँ की जमीन काफी फर्टाइल थी, जहाँ पर खेती जो थी वो बड़े अच्छे से करी जा सकती थी, इजीली करी जा सकती। लोहा आर्यंस के पास था तो ये कृषि इजीली कर सकते थे। तो यहाँ पर आकर आर्यन बस जाते हैं। अब शुरू में उनकी मजबूरी थी, ट्राइब्स थे, तो जब भी कोई सोसाइटी मोबिलिटी में होती है, जब भी कोई ट्राइब मोबिलिटी में होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार की स्टैग्नेशन नहीं होती है। स्टैग्नेशन का मतलब ये नहीं, स्टैग्नेशन का मतलब है निष्क्रिय। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? स्टैग्नेशन नहीं होती है वहाँ पे कि जब आर्यन घुमंतु बन के घूम रहे थे तो उसमें लड़ने वाला व्यक्ति लड़ाई ही कर रहा था, एक ज्ञानी व्यक्ति वेदों का ज्ञान दे रहा था या किताबों को पढ़ रहा था, और सेवा करने वाले की काबिलियत के आधार पर उसको सेवा मिल रही थी। तो शुरू में ये ट्राइब के रूप में थे आर्यन। जब यहाँ पे बसना शुरू करते हैं तो सोसाइटी के अंदर एक मोबिलिटी रहती है। मोबिलिटी का मतलब ये है कि एक शूद्र वैश्य बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, और एक क्षत्रिय का बेटा अगर काबिल नहीं है तो वो शूद्र बन जाएगा, सेवा करेगा। इसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया गया है। जब मैं उनकी स्टडी कर रहा था तो इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि जब आर्यन एक ट्राइब के रूप में यहाँ पर आके अटैक करते हैं तो देयर वाज मोबिलिटी, परंतु जब वो एक जगह पे बस जाते हैं, उनकी जमीनों के मालिक जब वो बन जाते हैं, अब कोई व्यक्ति अब जमीन का मालिक बन गया तो वो चाहेगा कि कल को जो प्रिविलेज मिले, जो विशेषाधिकार मिले, मेरे बेटे को ही मिले। तो जब आर्यनों ने यहाँ पर एक जगह पे रुककर खेती करना शुरू कर दी तो उनके पास एक परमानेंट जमीन आ गई। अब जो जमीन उनके फोर फादर्स, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने एक्वायर करी थी, जो उनके जो मालिक थे उन्होंने चाहा कि आगे जाकर उनके बच्चे ही उस जमीन के मालिक बने। जो प्रिविलेज एक ब्राह्मण को मिला था, ब्राह्मण ने चाहा कि उसका बेटा भी आगे जाकर ब्राह्मण का दर्जा ही पाए, चाहे वह काबिल हो या नहीं हो। क्षत्रिय ने बोला कि काबिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा भी क्षत्रिय कहलाए। तो जिनके पास विशेषाधिकार थे वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। इसका एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे पास यदि आज तुम्हें सीएम बना दिया जाए, मुख्यमंत्री किसी राज्य का बना दिया जाए, तो तुम भी यही चाहोगे कि कल को मेरे बच्चे भी उसी प्रकार से सत्ता में आए। आप देख ही रहे हैं इंडिया के अंदर, ये हमारी राजनीतिक पार्टियों का इतिहास रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी में किसी का बाप अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, गृह मंत्री बन जाता है, तो वो चाहेगा कि उसके बच्चे आगे जाकर उस पोजीशन को होल्ड करे। तो ऐसा कब होता है? जब सोसाइटी एक जगह पे बसना शुरू कर देती है। तो आर्यंस ने जैसे ही यहाँ पर बसना शुरू किया, 400-500 साल तक वो यहाँ पे रहे। तो 400-500 साल तक जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण का मतलब क्या हुआ? देयर इज मोबिलिटी। ये जो मैं वर्टिकल हायरार्की आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, क्योंकि अभी आकर आर्यन जहाँ पे बसे थे, तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड देयर वाज मोबिलिटी, क्योंकि एक मजबूरी थी। वो एक ट्राइब के रूप में यहाँ पर आए थे और एक खतरा भी था कि क्या पता कोई दूसरी सभ्यता के लोग इनके ऊपर अटैक कर दें, और जब उनके ऊपर अटैक करेंगे तो काबिल लोगों की जरूरत होगी ना। एक लड़ने वाला व्यक्ति तलवार उठाएगा तभी वो लड़ पाएगा, अदरवाइज को क्षत्रिय बोलेगा कि नहीं, मेरा बच्चा चाहे जितना मर्जी नाकाबिल है, आप इसको तलवार हाथ में पकड़ा दो, तो फिर कैसे लड़ेंगे उससे। तो ये शुरू में इनकी मजबूरी थी कि मोबिलिटी बनी रही। तो इसलिए ये देखा गया कि शूद्र का बेटा आगे जाकर, या फिर वैश्य का बेटा, या फिर क्षत्रिय का बेटा ऊपर, ये मोबिलिटी एक प्रकार की थी, ऊपर और नीचे जाया जा सकता था उस दौरान। उसके बाद जो 500 साल के बाद का टाइम आता है, जिसको आप 1000 ईस्वी तक का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो टाइम पीरियड रहा था वह वैदिक पीरियड रहा है। और 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक लगभग जो टाइम पीरियड माना जाता है वो पोस्ट वैदिक ईरा माना जाता है। अभी मैं यहाँ पर जो आपको क्लियर कट ये लाइन दे रहा हूँ 500 ईस्वी पूर्व, इसका मतलब ये नहीं कि आप 500 ईस्वी पूर्व ऐसा चले,
तो जब आप हिस्टोरियन से पूछेंगे तो उनके बीच हो सकता है विवाद हो, वो बोले कि नहीं आपने जो टाइम पीरियड बताया वो गलत बताया, तो 100-200 साल ऊपर नीचे जा सकता है। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये चीज़ डिमार्केट यहाँ पे कर रहा हूँ। पोस्ट वैदिक पीरियड क्या है? पोस्ट वैदिक पीरियड ये है कि जब यहाँ पर आर्यंस ने या फिर जो अटैक हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर, जब यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भाग गए या यहीं पे गुलाम बन के उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो पावर थी सारी की सारी आर्यंस के पास आ गई। अब जो यहाँ पे आके ब्राह्मण बसा था उसने चाहा कि मेरा बेटा ब्राह्मण बने, क्षत्रिय ने चाहा मेरा बेटा क्षत्रिय बने, वैश्य ने चाहा मेरा बेटा वैश्य बने। अब शूद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसको क्या बनना, दास ही बनना पड़ा। तो उसके कारण यहाँ पर समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जो जन्म के आधार पे बन जाती है। समझ रहे हैं ना इस क्रोनोलॉजी को? जन्म के आधार पे बन जाती, उसी को जाति बोला गया। वर्ण क्या था? कर्म के आधार पर। जाति क्या है? जन्म के आधार पर। तो ये जन्म के आधार पर कैसे बनी है, ये संरचना आपको इस एग्जाम्पल से समझनी पड़ेगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो इतिहास भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यदि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस समझनी है तो तुम या तो अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लेते, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पॉलिटिकल साइंस में आ जाती है, हिस्ट्री ले लेते, और बड़ा अच्छा होता है कि तुम पॉलिटिकल साइंस को विद कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी है। जब मैं यहाँ पर आपको मैप दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? जियोग्राफी है ये। सो ऑल दी सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड। जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को बीच में ऐड कर रहा हूँ तो इतिहास में भी हम जा रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब समझा रहा हूँ तो राजनीति को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसमें इकोनॉमिक्स भी आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि व्यवसाय उस समय कृषि था, आर्यन के पास लोहा था, उन्होंने जंगलों को काटा, कृषि व्यवसाय था। इकोनॉमिक्स आ रही है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर आ रहा है कि नहीं? कितने सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के? 3 सेक्टर्स मुख्य रूप से यदि बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीय। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में? कृषि बोलते हैं जिसको। आ जाते हैं फिर वहीं पे। जाति व्यवस्था की जड़ें पवित्रता और व्यवसाय की अवधारणाओं में निहित, जो इस बात में प्रकट होती है कि विभिन्न जातियों को सामाजिक और भौगोलिक रूप से कैसे अलग किया गया है। तो जाति व्यवस्था की जड़ें क्या है? पवित्रता। कि जब ये बोला जाता है कि कोई पर्टिकुलर जाति अपनी जाति के अंदर ही वैवाहिक संबंध स्थापित करेगी, तो इसका पर्पस क्या बताया जाता है? एक पवित्रता, प्योरिटी बनी रहती है, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। हालांकि इस तर्क को मैंने डिनाउंस किया था आपको एंजल्स की किताब के माध्यम से, कि कंसिग्विनिटी एक वर्ड यूज किया गया है जिसमें बोला जाता है ब्लड रिलेशंस में हमारे डिस्टेंस कितना है। और एंजल्स की उस किताब में बताया गया है कि जितना ज्यादा हमारा एक ब्लड रिलेशन में डिफरेंस होगा या दूरी होगी, उतने ही जो आगे जो जीन्स होंगे वो क्वालिटी के होंगे। तो पवित्रता की बात तो यहीं पे डिनाउंस हो जाती। दूसरा आता है व्यवसाय की अवधारणाओं में निहित है। व्यवसाय का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय। ब्राह्मण क्या कर रहा है? बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण बुद्धिजीवी या पुरोहित होते हैं जो प्राय प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा, बुद्धिजीवी और पुरोहित। अब ब्राह्मणों के बारे में हम बोलते हैं कि ब्राह्मण पढ़ने लिखने में थे, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, प्रशासनिक। राजा के साथ प्रशासन के काम कौन देखेगा? नीतियां कौन बनाएगा? राजा को सलाह कौन देगा? ये ब्राह्मण ही देंगे। दूसरा आ जाता है क्षत्रिय। काम भी डिसाइड हो रहे हैं ना। पवित्रता का मतलब क्या है? कि ब्राह्मणों की शादियां जो होंगी ब्राह्मणों के अंदर ही होंगी, और मेनली ये भी कोशिश करी जाएगी कि जो इंटर डाइनिंग है वो अलो ना करी जाए, खाना भी अपने ही जाति के लोगों के अंदर ही खाना है। क्षत्रिय योद्धा होंगे जो शासक होंगे, जो आमतौर पर शासन और भूमि स्वामित्व में संलग्न होते हैं, तो ये शासन करेंगे। इनके एडवाइजर कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे। तीसरे आते हैं वैश्य, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में लगे होते हैं। एंड चौथा आ जाता है शूद्र, जो बड़ी संख्या में होते हैं, शारीरिक श्रम जैसे खेती और शिल्पकारी का कार्य करते। तो जितने भी जो कृषि में काम करने वाले थे, जितने भी जो शिल्पकार थे, इन सभी को आप किस में रखेंगे? शूद्र में रखेंगे। आगे का पॉइंट है यहाँ पर अछूत, जिन्हें सामान्य दलित कहा जाता है। इस पदानुक्रम से बाहर माने जाते हैं और अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों जैसे कि चर्मकारी, जूते बनाना और सफाई में लगे होते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अतुल कोहली की किताब बोल रही है। ठीक है, कल को आप मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाएं कि मैं किसी प्रकार की गलत चीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वही नॉलेज वैसे ही डिसेमिनेट कर रहा हूं जैसे किताबों में बताया गया, और जो रियलिटी जो रिसर्चर्स को लगा है उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो एक 5वां वर्ग क्या बोला गया? कि गांव के बाहर रहेगा, जिसको दलित बोला गया। पदानुक्रम में बाहर रख। पदानुक्रम का मतलब क्या है? इस हायरार्की से बाहर है। इसमें तो 4 बता दिए आपको, ब्राह्मण आगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसके बाहर जिनको इसमें ऐड ही नहीं किया गया, गांव के बाहर जिनको रहना पड़ेगा, उसको कहा गया अछूत। एंड सामान्य दलित कहा जाता है। इस पदानुक्रम से बाहर माने जाते हैं और अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों जैसे चर्मकारी, जूते बनाना और सफाई में लगे हो। तो ये कोई मेरा
अपना पर्सपेक्टिव नहीं है जो मैंने यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस सोसाइटी की सोच थी और आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों में ऐसी सोच है लोगों की। हालांकि संविधान के लागू होने के बाद से काफी स्थिति बदली है। आगे लिखा है, जाति विभाजन व्यवसाय से परे विवाह और सामाजिक संपर्क तक भी विस्तारित होता है। यानी कि जाति के आधार पर केवल लोगों के व्यवसाय डिसाइड नहीं होते हैं, बल्कि ये भी डिसाइड होता है कि विवाह किस प्रकार से एक जाति के अंदर ही किया जाएगा और समाज में लोगों के साथ कैसे संपर्क स्थापित करना है। धर्मशास्त्रों, प्राचीन हिंदू ग्रंथ में, धर्मशास्त्रों का मतलब प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो है, में जातियों के बीच विवाह पर सख्त प्रतिबंध कि कोई विभिन्न जातियां जो है वो आपस में शादियां नहीं कर सकती। ब्राह्मण बाकी जातियों से नहीं करेंगे, क्षत्रिय बाकी जातियों से नहीं करेंगे और वैश्य अपनी जाति के अंदर ही करेंगे, शूद्र अपनी जाति के अंदर ही करेंगे, तो अपनी जाति के बाहर नहीं जाना है, जिससे जाति की शुद्धता को बनाए रखा जाता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि इससे जाति की शुद्धता एक बनी रहेगी। यह पदानुक्रम इसलिए बना रहता है क्योंकि व्यक्ति अपनी जाति में पैदा होता है। अच्छा, जाति जो है वो जन्म के आधार पर डिसाइड हो जाती है। जाति में पैदा होता है एक उपजाति जो उसके सामाजिक स्थान और पेशे का निर्धारण करती है। प्रत्येक वर्ण के भीतर कई जातियां होती हैं जिनकी स्थिति पवित्रता अपवित्रता के पैमाने पर उनके सामाजिक स्थान को नियंत्रित कर। तो किसी भी जाति के अंदर बहुत सारी उपजातियां होती हैं। जब आप ब्राह्मणों के अंदर जाएंगे, शर्मा, शुक्ला, मिश्रा, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, विशिष्ट बहुत प्रकार के। फिर क्षत्रियों के बीच जाएंगे, जिसको आप आज के टाइम में राजपूत बोलेंगे, राणा, ठाकुर, गुलेरिया, ओबीसी के अंदर भी, या फिर आप वैश्यों के अंदर भी बहुत सारी उपजाति हैं। तो जाति के अंदर बहुत सारी उपजाति जो अपने आप की स्थिति को श्रेष्ठ बताने में लगे होते। वर्ण और जाति के बीच संबंध जाति व्यवस्था की पदानुक्रमित प्रकृति को और जटिल बनाता है, जबकि वर्ण प्रणाली व्यापक श्रेणीकरण प्रदान करती है। जातियां अधिक स्थानीयकृत सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्ति विशेष पेशों और सामाजिक समूहों से संबंधित होती है। संक्षेप में, यह जटिल व्यवस्था ऐतिहासिक रूप में भारत में सामाजिक आर्थिक पेशागत भूमिकाओं को आकार देती रही है, विभिन्न समूहों के बीच कठोर सीमाएं खड़ी करती रही है और सामाजिक गतिशीलता को सीमित करती रही। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है? सोशल मोबिलिटी, जिसको मैं बोल रहा था। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? ये हायरार्की मैंने बताई आपको, वर्टिकल हायरार्की इसको बोल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब ये है कि एक शूद्र क्या है? ब्राह्मण नहीं हो सकता और एक ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता। एक शूद्र क्षत्रिय नहीं हो सकता और एक क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो सकता, जब वैश्य नहीं हो सकता। इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक निष्क्रियता। गतिशीलता कब होगी? गतिशीलता तब होगी जब अलाउ किया जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपना सकता है, इंटरडाइनिंग कर सकता है, कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकती है, उसको हम मोबिलिटी बोलेंगे कि समाज के अंदर एक गतिशीलता बनी हुई है। ये गतिशीलता तब रुकती है जब इसको अलाउ नहीं किया जाता।